हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपिका श्रीवास्तव। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। कैसे होती है सेल इंजरी? हमने पहले ही बात किया है कि सेल इंजरी कैसे होती है जब कोई स्ट्रेस अप्लीकेबल होता है। अच्छा, स्ट्रेस इतनी बार बात कर रहे हैं लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा माइंड में कि कैसे मतलब स्ट्रेस अप्लीकेबल हो जाता है। चलिए एक बार हम यहाँ पे समझते हैं। कोई भी हमारी नॉर्मल सेल है, हम बार बार कह रहे हैं जब भी इस पे कोई स्ट्रेस एप्लीकेबल होगा तो ये क्या होगी, इसकी सेल इंजरी शुरू हो जाएगी। और सेल इंजरी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होती है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस क्या है? कोई ऐसी कंडीशन बॉडी में जो हमारे सेल के फंक्शन को बढ़ा रही है, उसका वर्क प्रेशर बढ़ा रही है या उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर में चेंज ला रही है, तो हम इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेस है। कॉमन एग्जांपल लेते हैं स्मोक, है ना। स्मोक को हम क्या कह रहे हैं? ये स्ट्रेस है हमारे सेल के लिए, ठीक है भाई। ये भी एक तरह का स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि एक पॉइजनियस सब्सटेंस या हम कह सकते हैं टॉक्सिक एजेंट स्मोक के जरिए हमारे अंदर जाता है। और स्मोक वाले पेशेंट को अगर वो लंबे समय तक स्मोक करता है तो क्या होता है? कैंसर हो जाता है ना। और ऐसा तो है नहीं कि किसी ने स्मोक किया, आज स्मोक किया और कल से उसकी तबीयत खराब होने लगी, कोई सेल इंजरी शुरू हो गई, ऐसा नहीं होता है ना। तो क्या होता है, हम स्मोक को समझते हैं। इसको स्मोक है, ये क्या कर रहा है? स्ट्रेस अप्लीकेबल कर रहा है हमारे सेल को। सेल हमारी क्या करती है? पहले तो अडॉप्ट करती है। पहले क्या करती है? अडॉप्टेशन की प्रक्रिया करती है। पहले ये जितना अपने आप को अपने से कर पाती है, अपने से जितना ट्रीट कर पाती है किसी भी स्ट्रेस को, उतना ट्रीट करती है। जब इसके आपे से बाहर हो जाता है तो इट विल कन्वर्टेड इनटू रिवर्सिबल सेल इंजुरी एंड देन इट विल कन्वर्टेड इनटू इरिवर्सिबल सेल इंजुरी। चलिए एडॉप्टेशन की बात कर लेते हैं। भाई एडॉप्ट करती है, 5 तरह का एडॉप्टेशन होता है, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट कोई इंसान है जो स्मोक करता है ना, ट्रैकिया, ये हमारी ट्रैकिया है, ब्रोंकस, और ये हमारे लंग्स है, ठीक है। यहाँ पे हमारी सेल होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम सेल, कुछ इस तरह से होती है ना। ये क्या करती है? म्यूकस के प्रोडक्शन को रोकती है। और अगर कोई भी डस्ट जाता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है तो उसको जल्दी अंदर नहीं जाने देती है और म्यूकस का प्रोडक्शन नहीं होने देती है। कि अगर म्यूकस का प्रोडक्शन होगा तो डस्ट वगैरह क्या होगा? जाएगी और चिपक जाएगी, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये हमारी सेल होती है जिसे हम कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनरी एपिथेलियम सेल, ठीक है। जब भी कोई इंसान स्मोक करता है तो ये जो हमारी सेल है, ठीक है, ये जो हमारी सेल है ये स्क्वैमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? स्क्वैमस एपिथेलियम में। देखते हैं कैसे कन्वर्ट होती है। ये क्या करती है? जब स्क्वैमस में कन्वर्ट होती है तो ये क्या करती है? अपने साइज में बड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है और लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है। ऐसा क्यों करती है? ऐसा क्यों करती है ये सेल? ऐसा इसलिए करती है, क्यों? क्योंकि जो टॉक्सिक एजेंट था हमारा, स्मोक का जो टॉक्सिक एजेंट था, ये हमारे इस स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम को क्रॉस कर ले रहा था इजिली। तो हमारी बॉडी ने, हमारी सेल ने सोचा कि अगर हम अपनी लेयर को थोड़ी मोटी और डबल ट्रिपल लेयर बना लेंगे तो जो स्मोक के जरिए जो टॉक्सिक एजेंट आएगा, जो हानिकारक सब्सटेंस आएंगे, वो इस सेल को जल्दी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस सेल को जल्दी क्रॉस नहीं कर पाएंगे और ये प्रोसेस होती रहती है। बट अभी भी टाइम है कि स्मोकर स्मोकिंग क्विट कर दे। अगर वो स्मोकिंग क्विट कर देता है तो वापस से ये सेल हमारी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम में चेंज कर लेगा। लेकिन अगर स्मोकिंग कंटिन्यू रहेगी तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेल इंजुरी स्टार्ट हो जाएगी, सेल इंजुरी स्टार्ट हो जाएगी। और अभी भी टाइम है, अभी भी, क्योंकि ये क्या हुआ? रिवर्सिबल में चेंज हो गया, रिवर्सिबल
सेल इंजरी चल रही है, यहाँ पे रिवर्सिबल चल रही है, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसिया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसिया। यहाँ पे रिवर्सिबल सेल इंजरी है। अभी भी अगर स्मोकिंग क्विट हो जाती है तो वापस से क्या होगा, ये नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। बट अभी भी अगर स्मोकिंग कंटिन्यू है, अभी आदमी मान ही नहीं रहा है, स्मोकिंग कर ही रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनाप्लेसिया। और इसे हम कहते हैं लंग का कैंसर। क्या कहते हैं एनाप्लेसिया को, लंग का कैंसर। और ये कौन सा स्टेज आ गया, ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी का स्टेज आ गया। और जब इरिवर्सिबल सेल इंजरी का स्टेज आ गया तो हमें पता है अब वापसी की कोई चांस नहीं है, ये हमारी सेल डेथ करके ही मानेगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि हमारी सेल जो है पहले तो अडॉप्ट कर रही है, अपने तरीके से ट्रीट कर रही है, ये स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम को स्क्वैमस एपिथेलियम में चेंज कर देती है। स्क्वैमस में चेंज करने में इसका मोटिव क्या रहता है कि इसकी अपने आकार से ये बड़ी हो जाती है, साइज में बड़ी और मोटी हो जाती है, और लेयर का प्रोडक्शन कर लेती है, बना लेती है, ताकि जो स्मोक के जरिए जो हमारे टॉक्सिक एजेंट जा रहे थे वो जल्दी से क्रॉस ना कर पाए। ठीक है, तो इस तरह से इसने अडॉप्ट किया। ओके, अगर फिर भी ये स्ट्रेस कंटिन्यू है तो ये डिस्प्लेसिया में कन्वर्ट हो जाएगा और सेल रिवर्सिबल सेल इंजरी में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट ये एनाप्लेसिया में कन्वर्ट हो जाएगा, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में कन्वर्ट हो जाएगा और सेल डेथ हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि जो भी स्मोक के पेशेंट होते हैं, ठीक है, अभी जो हमारा स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम था, हमने क्या बताया उसका फंक्शन क्या है कि वो म्यूकस की प्रोडक्शन को रोकता है और किसी भी फॉरेन पार्टिकल से फाइट करता है। जब भी और अभी क्या हुआ, इसने तो चेंज कर लिया, सेल ने अपने आप को चेंज कर लिया, इसने स्यूडो स्ट्रैटिफाइड ने अपने आप को स्क्वैमस में बदल दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो है ये टॉक्सिक एजेंट की एंट्री तो करने में इसको नहीं देगा जल्दी, लेकिन अभी म्यूकस का प्रोडक्शन होना शुरू हो गया है। क्यों, क्योंकि ये अब नहीं रही। तो यहाँ पे क्या हो गया, म्यूकस का प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। तो आपने देखा होगा जनरली जो स्मोक के पेशेंट होते हैं उनको खांसी बहुत आती है। अगर एक बार आना शुरू हो गया, म्यूकस आना तो बहुत देर तक आती है। तो उसका रीज़न यही है कि क्या होता है, हमारी जो एपिथेलियम सेल थी जो हमारे फॉरेन पार्टिकल से लड़ रही थी, जो म्यूकस का प्रोडक्शन रोक रही थी, वो तो अब यहाँ से हट गई है, उसका रूप चेंज हो गया है, स्क्वैमस में चेंज हो गया है ना। तो इसीलिए हमारे स्मोक पेशेंट में ये प्रॉब्लम आती है। तो आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस किस तरह से हमारे सेल को अफेक्ट करता है। आगे हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी की, कैसे क्या प्रोसेस होती है जिससे सेल इंजरी शुरू हो जाती है। मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी में हम सबसे पहले बात करते हैं एटीपी डिप्लीशन की। इसकी बात करते हैं एटीपी डिप्लीशन की, एटीपी के कमी की बात करते हैं। हमारे सारे सेल को ब्लड चाहिए, ठीक है, और हमारी सेल को ब्लड क्यों चाहिए, क्यों, क्योंकि ब्लड हमने पढ़ा था, ब्लड क्या है, ऑक्सीजन को लेके आता है। हमारे सेल को ब्लड चाहिए और हमारे सेल को काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की ही हेल्प से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है, और बिना एटीपी के हमारे जितने भी सेल ऑर्गन्स है वो काम नहीं करने वाले हैं। जब तक उनको एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो काम नहीं करेंगे। तो हमारे सेल को क्या चाहिए, ब्लड। क्यों, क्योंकि ब्लड में हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की ही हेल्प से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है, एटीपी बनाता है। जब एटीपी बनता है और एटीपी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, अपने सारे जो सेल ऑर्गन्स है उनको एटीपी देता है कि लो भाई एनर्जी लो, अब काम करना शुरू कर दो, तभी हमारे सारे सेल ऑर्गन्स काम करना शुरू करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि अगर कहीं भी इस्चीमिया होता है, इस्चीमिया हमने पढ़ा था कि इस्चीमिया का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन ब्लड फ्लो, रिडक्शन इन ब्लड फ्लो, चाहे किसी भी वजह से हो जाए, ब्लड फ्लो में रिडक्शन किसी भी वजह से हो जाए, चाहे कोई क्लॉटिंग यहाँ हो जाए, चाहे हमारे सेल्स,
चाहे हमें वेसल्स कट जाएं, इस जल जाए, मतलब कोई भी रीजन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे ब्लड फ्लो में रिडक्शन आ रहा है। ठीक है, जब ब्लड फ्लो में रिडक्शन आएगा तो ऑटोमेटिक किस में रिडक्शन आ जाएगा, हमारे ऑक्सीजन के लेवल में रिडक्शन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड ही तो है जो अपने साथ ऑक्सीजन को लेके घूम रहा है भाई। तो जब ब्लड ही टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी टाइम पे नहीं पहुंचेगा। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा, चलिए माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये करता है एटीपी का प्रोडक्शन, और एटीपी का प्रोडक्शन ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की प्रोसेस के जरिए। क्या करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये O2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। अब हम शुरू से कहानी शुरू करते हैं। भाई क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो रिड्यूस कर रहा है, ब्लड फ्लो रिड्यूस कर रहा है तो हमारा O2 का कंसंट्रेशन लेवल भी रिड्यूस कर रहा है। जब O2 का लेवल रिड्यूस करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या है, लेस O2 मिलेगा। जब लेस O2 मिलेगा तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रोसेस भी कम होगी। जब कम होगी तो एटीपी का प्रोडक्शन भी कम होगा। जब एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा तो एटीपी क्या होगा, जो और सेल ऑर्गन्स है उनको नहीं मिल पाएंगे, उनकी प्रोसेस रुकने लगेगी। हम देखते हैं एटीपी की वजह से 3 प्रोसेस अफेक्ट करती है। पहला हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप हमारे सेल की वॉल पे अवेलेबल रहती है। सोडियम पोटेशियम पंप हमारे सेल की वॉल पे अवेलेबल रहती है। ये क्या करती है, सोडियम को बाहर निकालती है और पोटेशियम को अंदर लेती है। 3 सोडियम को एक्सचेंज करने और 2 पोटेशियम को एक्सचेंज करने में 1 एटीपी की जरूरत होती है। कितने एटीपी की जरूरत होती है, 1 एटीपी की जरूरत होती है। तो क्या होगा भाई, एटीपी की कमी हो गई, एटीपी नहीं बन रहा, तो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, सोडियम और पोटेशियम को एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। जब सोडियम और पोटेशियम को एक्सचेंज नहीं करेगा तो सोडियम का कंसंट्रेशन, सोडियम का अमाउंट क्या होगा, सेल के अंदर ज्यादा हो जाएगा और पोटेशियम का अमाउंट सेल के बाहर ज्यादा हो जाएगा। और जब सोडियम का अमाउंट सेल के अंदर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वाटर रिटेंशन शुरू हो जाएगा। जहां जहां सोडियम वहां क्या होता है, वाटर होता है। तो क्या होगा, वाटर जो है सेल के अंदर क्या होगा, सोडियम और वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा सेल जो है वो स्वेल कर रहा था, ब्लड्स का फॉर्मेशन आ जाता है। तो इसमें क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप डिक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, सोडियम और H2O वाटर का लेवल इंट्रासेलुलर में ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे जो हमारे सेल के अंदर हमारे सेल के अंदर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके साथ हमारा अटैच होता है लाइपोसोम्स। क्या अटैच होता है, लाइपोसोम्स। इसको अटैच होने के लिए एटीपी की जरूरत होती है। मतलब एटीपी के एनर्जी के बिना, एटीपी के बिना ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच नहीं हो पाएगा। तो क्या हो रहा है, और लाइपोसोम्स का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, पता है ना, ये तो पता ही होगा। लाइपोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। और इसके अगर प्रोटीन की सिंथेसिस, अब कोई प्रोटीन भाई क्या हुआ, एटीपी तो मिल नहीं रहा है, तो लाइपोसोम्स क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़ के भागने लगेगा। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लाइपोसोम्स भागने लगेगा छोड़ के, तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर पाएगी, और प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो बहुत सारे जो सेल के अंदर एंजाइम होते हैं, जो किसके बने होते हैं, हमारे प्रोटीन के बने होते हैं, वो एंजाइम भी नहीं बनेंगे। इवन जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है ये भी किसका बना होता है,
प्रोटीन का बना होता है। जो हमारा साइटोप्लाज्म किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। तो क्या होगा? इन सारी चीजों पे इफेक्ट करेगा। तो दूसरा क्या होगा हमारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो लाइपोसोम का अटैचमेंट है उसका क्या हो जाएगा? डिस्पर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा हम बात करते हैं, तीसरी प्रॉब्लम क्या शुरू हो जाएगी अगर एटीपी की कमी हो जाएगी। हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है कि एक ग्लूकोज से हमारा ऑलमोस्ट 32 टू 36 एटीपी जनरेट होता है जब ये एरोबिक प्रोसेस करता है। कौन सी प्रोसेस करता है? एरोबिक। एनारोबिक और एरोबिक प्रोसेस सुना है ना? तो क्या होता है कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एरोबिक प्रोसेस करता है और एक ग्लूकोज से हमारा 32 से 36 एटीपी का जनरेशन हो रहा। अभी क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी, और वो प्रोसेस भी किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में होता है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी हो गई तो एरोबिक प्रोसेस तो हो नहीं पाएगा। तो अब क्या हो रहा है? तो कुछ ना कुछ तो माइटोकॉन्ड्रिया सोचता है, तो वो कहता है चलो एनारोबिक प्रोसेस ही करते हैं। एनारोबिक प्रोसेस में क्या होता है? एक ग्लूकोज से ऑलमोस्ट 2 एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। लेकिन एनारोबिक प्रोसेस में क्या होता है? एनारोबिक प्रोसेस में क्या होता है? जो इंड रिजल्ट होता है इसका, ये क्या होता है कि हमारा जो ग्लूकोज होता है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एनारोबिक प्रोसेस में क्या होता है? जो हमारा ग्लूकोज होता है वो 2 एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है। अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है तो एनारोबिक प्रोसेस होती है, उसमें एक ग्लूकोज से ऑलमोस्ट 32 टू 36 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं, तो क्या होगा? एनारोबिक प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एनारोबिक प्रोसेस का जो इंड रिजल्ट होता है वो क्या होता है कि ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होगा कि साइटोप्लाज्म में हमारे लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा? साइटोप्लाज्म में हमारे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब भी एसिड का फॉर्मेशन होगा तो हमारी न्यूक्लियस क्या हो जाएगी? न्यूक्लियस का पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस का पीएच हमारा कम हो जाएगा और एसिडिक मीडियम की वजह से हमारा न्यूक्लियस जो है वो रैप्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैप्चर हो जाएगा। तो ये 3 प्रॉब्लम होती है। जो मेन प्रॉब्लम है कि मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी की बात करते हैं। पहला हम बात करते हैं एटीपी डिप्लीशन की। एटीपी कमी की वजह से क्या क्या होता है? तो हमने देखा अगर ब्लड फ्लो का रिडक्शन हो जाता है, इस्कीमिया हो जाता है। ब्लड फ्लो का रिडक्शन मतलब इस्कीमिया, ब्लड फ्लो की रिडक्शन की वजह से क्या हो जाता है? हमारा ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया, ठीक है। अगर ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोसेस कर रही थी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की, ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में होगी। तो ये प्रोसेस भी नहीं हो पाएगी। जब ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो एटीपी का प्रोडक्शन भी घट जाएगा या नहीं होगा। जब एटीपी का प्रोडक्शन घट जाएगा तो 3 चीजें होंगी। क्या होंगी? पहले तो सोडियम पोटेशियम पंप हमारा काम करना बंद कर देगा। सोडियम पोटेशियम पंप हमारा किस पे अवेलेबल रहता है? हमारे सेल मेम्ब्रेन पे अवेलेबल रहता है। और 3 सोडियम और 2 पोटेशियम को एक्सचेंज करने में ऑलमोस्ट 1 एटीपी की जरूरत होती है। तो क्या होगा? ये एक्सचेंज सोडियम को ये बाहर नहीं निकल पाएगा और पोटेशियम को अंदर नहीं ला पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल के अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और सेल के बाहर पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और जहां जहां सोडियम होता है वहां वहां क्या होता है? H2O होता है। तो इससे क्या होगा? सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सेल हमारी क्या हो जाएगी? स्वेल होगी और ब्लैक्स होना शुरू हो जाएगा। दूसरा हमारा आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के को प्रॉब्लम हो जाती है। कैसे? जो इसके साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो हमारा राइबोसोम अटैच था वो बिकॉज ऑफ द एटीपी अटैच था। एटीपी के एनर्जी के बिना वो अटैच नहीं रह सकता है। तो क्या हो जाएगा? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़ के भागने लगेगा। लाइपोसोम्स जो होता है इसका जो काम होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच था, इसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का।
तो जब हमारा लाइपोसोम्स ही नहीं रहेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होगी, और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं सेल में जो इसके प्रोटीन के बने होते हैं। इवन हमारा सेल मेम्ब्रेन भी प्रोटीन का बना होता है, साइटोप्लाज्म भी हमारा प्रोटीन का बना होता है। तो क्या होगा, हमारी सारी चीज़ें ब्रेक होना, रैप्चर होना, खराब होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा होता है हमारा कि हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया थी वो कौन सी प्रोसेस को फॉलो कर रही थी, एरोबिक प्रोसेस को फॉलो कर रही थी, और उसके जरिए क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की वो प्रोसेस, एरोबिक प्रोसेस जो होती है वो ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में होती है। और क्या होता है, एक ग्लूकोज से वो ऑलमोस्ट 32 to 36 एटीपी का प्रोडक्शन करता है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है तो यहाँ पे एनारोबिक प्रोसेस शुरू हो जाएगा जिसमें एक ग्लूकोज ऑलमोस्ट 2 एटीपी का प्रोडक्शन करता है। बट जो एनारोबिक प्रोसेस का एंड रिजल्ट होता है वो ये होता है कि हमारा जो ग्लूकोज होता है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और लैक्टिक एसिड ये एसिड है जो हमारे न्यूक्लियस की पीएच को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस रैप्चर होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारी रही एटीपी डिप्लीशन मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।